लेक्चर नंबर 31। ओके, निकालें जी क्वेश्चन 44 चैप्टर 18 का जो दिया था। आगे आ जाओ, पहली रो में आ जाओ। काशिफ इज अ रेजिडेंट फाइलर, रेजिडेंट बंदा है, इसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से ज़्यादा है। फाइलर का क्या मतलब है? ये टैक्स जमा कराता रहता है या नहीं जमा करवाता? जमा करवाता रहता है। ही इज़ अ रेजिडेंट फाइलर, ये टैक्स जमा करवाता रहता है। ही ओन्स अ सिंगल स्टोरी बंगला इन कराची, कराची के अंदर एक सिंगल स्टोरी बंगला है। सिंगल स्टोरी का मतलब क्या है कि फर्स्ट फ्लोर है इसका सिर्फ? नहीं, ग्राउंड फ्लोर है सिर्फ। माशाल्लाह जी सर। सिंगल स्टोरी बंगला, डबल स्टोरी हो तो फिर ग्राउंड फ्लोर भी होता है, फर्स्ट फ्लोर भी होता है। सिंगल स्टोरी का मतलब है कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है, इंक्लूडिंग अ बेसमेंट। हाँ, एक बेसमेंट भी है इसके साथ। वो यूज़ करता है बेसमेंट को बंगले की, जो कि 20% है टोटल बंगले का, फॉर स्टोरिंग हिज पर्सनल बिलोंगिंग्स। उसने अपनी ज़ाती चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं। तो बेसमेंट में अपनी ज़ाती चीज़ें रखी हुई हैं इसने। ये ग्राउंड फ्लोर है घर का, और ये घर का समझ लें तह खाना है। ये लामा इकबाल के मज़ार से यहाँ से इसने रास्ता निकाला हुआ है, ये इसकी बेसमेंट को जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, तो ऑन यकम अक्टूबर 2019 को, हमारा साल ख़त्म होने से कितने महीने पहले? नहीं, बहुत पुरानी बात है। कितने लोगों ने ये सवाल देखा देखा लग रहा है? हाथ खड़ा करें ज़रा। देखा देखा लग रहा है? कितने लोग अभी देख रहे हैं? ये देख लो, होमवर्क ही होते हैं यार, अजीब लोग हैं। अच्छा, क्या मिल ही नहीं रहा था? पेज नंबर नहीं लिखा हुआ था? पेज नंबर लिखा हुआ था? हद हो गई, बुक पुरानी है। He rented out his bungalow excluding the basement portion to Ahmed under a 3-year rent agreement. कितने साल का एग्रीमेंट है? 3 साल का। Other details of rent agreement are as follows. अच्छा, ये ज़रा मुझे बताएं कि अगर यकम अक्टूबर 19 को मैं किसी को घर किराए पे दूं 3 साल के लिए, तो ये किराया कब ख़त्म होगा? यानी सॉरी, घर किस वक्त खाली करा लिया जाएगा उससे? तो नहीं, टैक्स ईयर तो ना गिने, बस अभी तो सिंपल गिन के बताएं। 20, 21 और तो बज़ाहिर हमारे साल में 3 महीने तक ये किराएदार रहेगा। सही है, हमारे साल में 3 महीने तक किराएदार रहेगा। चीज़ें बड़ी सिंपल सिंपल सी होती हैं, बस अटेंटिवली सुने, समझ आ जाएगी। अदर डिटेल्स आर एज फॉलोस। महीने का किराया उससे 3 लाख एग्री हुआ है। नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये कब दिया होगा उसने? मुझे रिसीव कब हुआ होगा? ऑन यकम अक्टूबर 19। और रिफंड कब हुआ वो देखते हैं फिर क्या हुआ। मुझे रिसीव हुआ होगा यकम अक्टूबर 19 को, बीइंग एन ओनर ऑफ बिल्डिंग। मंथली सिक्योरिटी चार्जेस, ये क्या है? सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह है जो मालिक दे रहा है या कुछ और है? सिक्योरिटी गार्ड की सहूलत दी हुई है, उस बदले में मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं। तो ये तीनों रिसीट्स हैं या पेमेंट्स हैं? ही रेंटेड आउट हिज बंगला and other details of rent agreement are given below. Monthly rent इतना आ रहा है, नॉन एडजस्टेबल मंथली सिक्योरिटी चार्जेस। इन एडिशन टू अबव, अच्छा ऊपर एग्रीमेंट वाली लिखी हुई है ना चीजें, तो एग्रीमेंट में लिख के पैसे मांगे जाएंगे ना। जो सिक्योरिटी गार्ड से एग्रीमेंट होगा पेमेंट का, वो तो उसके साथ होगा, सिक्योरिटी गार्ड के साथ। तो ये मालिक मकान और किराएदार का एग्रीमेंट है, तो इसमें तो वही पैसे होंगे ना जो उससे मांगे जा रहे होंगे। इन एडिशन टू अबव, काशिफ ऑल्सो प्रोवाइडेड अहमद विद बैकअप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जनरेटर ड्यूरिंग लोड शेडिंग एट अ फिक्स मंथली चार्ज ऑफ 50,000। तो उसने एक जनरेटर की सहूलत भी उसको दी हुई है, जिसका महीने का किराया 50,000 रुपये है। बिजली का कनेक्शन बेसमेंट का सेपरेट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बंगला।
तो बेसमेंट का कनेक्शन अलग है और पूरे घर का कनेक्शन अलग है। इसका मतलब है कि ये जो जनरेटर, अच्छा, इन एडिशन टू अबव काशिफ प्रोवाइड्स अहमद विद बैकअप जनरेटर ड्यूरिंग लोड शेडिंग एट अ फिक्स्ड मंथली चार्ज ऑफ 50,000। ये जनरेटर का खर्चा है या उस किराएदार से हम जनरेटर की सहूलत मुहैया करने के बदले पैसे ले रहे हैं? पैसे ले रहे हैं। ये जनरेटर का किराया नहीं है, जनरेटर का खर्चा नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बात जरा ध्यान रखिएगा, कहते हैं जनरेटर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर को बिजली मुहैया कर रहा है, इसका बिजली का कनेक्शन अलग है। आगे चलें। असल में ना एक लाइन उसने शुरू में लिखी हुई है कि 20% बंगले का बेसमेंट है, यानी 20% हिस्सा जो है, अगर ये 80% हिस्सा है तो ये 20% हिस्सा है। ओके, 29 सितंबर 2022, 29 सितंबर 2022 हमें शुरू में ही पता चल गया हुआ था, द रेंट एग्रीमेंट कंक्लूडेड। हमें तो ऑलरेडी पता था, ये रेंट एग्रीमेंट कंक्लूड हो गया एंड काशिफ एग्रीड टू सेल द बंगला टू अहमद। और किराएदार को इस बंगले से इतनी मोहब्बत हो गई कि कहता है मैं किराया देना बंद कर रहा हूं क्योंकि मुआहदा खत्म हो गया और अब मैं इस बंगले को खरीदना चाहता हूं। 5 मरले के घर के बाहर भी लिखा होता है ना आजकल कोठी। तो अच्छा, द नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट वॉज रिटेन्ड एज डाउन पेमेंट फॉर द परचेज। हाथ खड़ा करके बताएं इसका मतलब कोई। जी आप बताएं। तो अब बता लेने देना उनको। फोरफिटेड बिल्कुल गलत लफ्ज बोला है, तो बोला ही नहीं जी। एक 1 बाय 1 जब बारी। अब नॉन एडजस्टेबल जो उनसे लिया था वो, जी बिल्कुल, जो किराएदार ने 3 साल पहले सेक्शन 16 वाले पैसे दिए थे, 35 लाख, सेक्शन 16 वाले पैसे है ना ये, 35 लाख नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, वो 35 लाख मैंने रिसीव किए थे 1 अक्टूबर 19 को और वापस करने थे 30 सितंबर 22 को। जब मैं 35 लाख उसे वापस करने लगा तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, नहीं रखो 35 लाख। मालिक मकान ने कहा क्यों? कहते हैं अब ये बंगला मैं खरीदना चाह रहा हूं तो ये 35 लाख मेरी तरफ से सिक्योरिटी रख लो। तो अब ये मत समझिएगा कि ये पैसे जो है वो रिटेन हो गए हैं, का मतलब ये है कि ये कोई अलग से पेमेंट, ये कोई जो है वो रिटेन हो गए हैं पैसे, तो कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं। ट्रांजैक्शन बिल्कुल हुई है। हुई ये है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप समझ लें कि 35 लाख मैंने 30 सितंबर 22 को उसे वापस कर दिए। उसने फिर कहा मैं ये घर खरीदना चाहता हूं तो मेरी तरफ से 35 लाख दोबारा ले लो। फिर मैंने 35 लाख उससे दोबारा वापस पकड़ लिया। अच्छा चलो ये डाउन पेमेंट होगी, इत्तफाकन दोनों अमाउंट्स बराबर हो गई। लेकिन अकलमंद बंदे थे, दोनों समझदार थे। उसने कहा वो 35 लाख जो मैंने तुम्हें देना था वो मैं रख रहा हूं। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये डाउन पेमेंट के तौर पर रखा जाएगा। तो पैसों का आना जाना नहीं हुआ, लेकिन डील तो ऑब्वियसली हो गई। तो ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट सिनेरियो शुरू हो गया है। मैंने घर खरीदने के बदले एडवांस दे दिया। अब इसको फोरफिट ना कहें। फोरफिट का मतलब ये है कि आगे पढ़ने से पहले ही आपने सोच लिया कि घर बिकना ही नहीं है। अजीब बोंगी है। कोई बच्चा कह रहा था फोरफिट, यानी कि ओ भाई अभी तो डाउन पेमेंट रिसीव हुई है, पहले से क्यों सोचा हुआ कि ये कब्जा हो जाने पैसे के ऊपर? हो सकता। अच्छा अगली लाइन पढ़ ली थी वो फिर। अच्छा मुझे नहीं पता किसने बोला था, मैं तो एक जनरल बात कर रहा था कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ऑन 25 अक्टूबर 2022 अहमद बैक्ड आउट ऑफ द डील। अहमद ने डील से बैकआउट कर दिया एंड डिक्लाइन टू परचेज द बंगला। उसने बंगला खरीदने से इनकार कर दिया। आप निकालो भाई पेज 440। उसने बंगला खरीदने से इनकार कर दिया और जो पैसा था उस पर कब्जा कर लिया। फॉरफिटेड द डिपॉजिट। जो पैसा था उस पर कब्जा कर लिया। अब ये अमाउंट बताएं 35 लाख की, ये अमाउंट कितनी बनेगी? जिस पर किधर है फॉरफिटेड का लफ्ज, किधर है फॉरफिटेड? ये फॉरफिट कितना हुआ है? 35 लाख। अब ये 35 लाख कहां चला जाएगा? इनकम फ्रॉम, ये रेंट की डेफिनेशन में जाएगा। ऑन 1 नवंबर 2022, अच्छा अक्टूबर के महीने में घर खाली रहा है। ऑन 1 नवंबर 2022 काशिफ रेंटेड आउट द बंगला टू न्यू किराएदार राशिद अंडर रेंट एग्रीमेंट विद द सेम टर्म्स। सेम टर्म्स का मतलब मेरे ख्याल से ये है
सेम के अगर मैं लफ्ज़ को पकड़ूँ ना, किधर है सेम का लफ्ज़? ये सेम, सेम आ गई, सॉरी सेम। सेम का मतलब ये है, नए किराएदार को कहा है कि तुमसे 3 लाख किराया लेंगे, तुमसे 35 लाख रुपए नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी लेंगे, तुमसे 40,000 रुपया सिक्योरिटी गार्ड की सहूलत का लेंगे, और तुमसे 50,000 रुपया जो है वो जनरेटर का लेंगे। सेम का मतलब ये है कि चारों चीजें अब सेम है। ड्यूरिंग द ईयर काशिफ पेड सैलरी ऑफ 3,60,000 टू सिक्योरिटी गार्ड ऑफ बंगला, एंड इनका 4.5 लाख फॉर रनिंग द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। तो ऑब्वियसली आपको पता है घर का तो कोई खर्चा उसने दिया नहीं, तो इसमें से हम रिपेयर अलाउंस माइनस कर देंगे। सिक्योरिटी गार्ड की सहूलत और जनरेटर की सहूलत को हमने कहा था ही इज प्रोवाइडिंग एमिनिटीज, यूटिलिटीज एंड अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद द रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग। तो वेयर वी आर प्रोवाइडिंग एमिनिटीज, यूटिलिटीज एंड अदर सर्विसेज in relation to जेड़ा भी था, where we are providing amenities, utilities and other services connected with the renting of building, then this receipt will fall under that income from, तो ये income from other source पे चला जाएगा। चलें जी शुरू करें। नईम साहब काले मार्कर जरा पता कीजिएगा। अब मेरे ख्याल से जुलाई से सितंबर पुराना किराएदार रहा है, और अक्टूबर से नवंबर नया किराएदार रहा है। अक्टूबर से नहीं, अक्टूबर से नवंबर कहां से हो गया? जुलाई से सितंबर पुराना किराएदार रहा है, अक्टूबर में घर खाली रहे, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून नया किराएदार रहा है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ग्रॉस रेंट, किराया कितने? पुराने किराएदार का 3 महीने, और नए किराएदार का 8 महीने। अलग अलग लाइन भी डाल सकते हैं जी। भाई मेरे घर से कैलकुलेटर मंगवा दो जरा, उन्हें को मेरे घर से कैलकुलेटर ले आए, बंदा भेजे, फिर हम क्लास शुरू करते हैं जब तक आता है। ओके, आप कराची से आए हो, फिर इतनी देर क्यों हो गई? नेक्स्ट, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट। सेक्शन 16 का 3 किसी को याद है? सेक्शन 16 का 3, जा आ, जब पुराना जा रहा था और नया, तो वेयर न्यू एडवांस इज रिसीव्ड देन न्यू एडवांस लेस डेट पोर्शन ऑफ ओल्ड एडवांस डेट इज ऑलरेडी टैक्स्ड, इनको डिडक्ट किया जाएगा एंड इसको डिवाइड किया जाएगा 10 पे, यानी कि इन दिस ईयर एंड नेक्स्ट 9 years इन इक्वल प्रोपोर्शन, इट विल बी चार्जेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हमारा साल कौन सा है, नीचे जाके देख के बताएं। 2023। 2023 में नए बंदे से 35 लाख आया। कैसे पता चला नए बंदे से 35 लाख आया? नीचे लिखा हुआ है नए बंदे से 35 लाख आ रहे हैं, सेम टर्म्स, तो नए बंदे से 35 लाख आ रहा है। अब पुराने का कितना इनकम में जा चुका है, इसके लिए कोई ज्यादा कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं, सारे इधर देखें। 30 जून 20 में गया होगा एक दफा, एक दफा 30 जून 21 में गया होगा, एक दफा 30 जून 22 में गया होगा। इस तरह गिना करें कि इन दोनों तारीखों के दरमियान कितनी दफा 30 जून आए हैं, इस तरह गिना करें। इन दोनों तारीखों के दरमियान कितनी दफा 30 जून आए हैं। एक दफा 30 जून 20 में गया होगा, एक दफा 30 जून 21 में गया होगा, एक दफा 30 जून 22। तो कितनी दफा इनकम में जा चुका है पुराने का 35 लाख? 3 दफा। अब करना क्या होता है सेक्शन 16 में, किसी को याद हो? नॉन एडजस्टेबल, नए से कितना आया? इधर रख दे मार्कर मेरे भाई। लेस ऑलरेडी टैक्स्ड,
35 लाख का कितना पोर्शन इनकम में जा चुका है? 35 लाख ने 10 सालों में इनकम में जाना था, लेकिन फिलहाल 30 जून 20, ये 3 साल का रेंट एग्रीमेंट होके मैंने 3 गिना है या 30 जून काउंट किए हैं? दरमियान में कितने आए हैं? 30 जून। 30 जून कौन कौन सा? 20, 21 और जी बोले। 24। चले नोट करें यहां तक। डिवाइड बाय 10, सॉरी नीचे इसको लिखना था, 2450 000। वो अच्छे बच्चे फिजिकल और हाइब्रिड वाले घरों में जो ये लेक्चर ले रहे हैं, खड़े हो जाएं, जिनके बारे में मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि शायद वो भी बैठे होते क्लास में, और मुझे उम्मीद थी कि वो आए होते लेकिन नहीं आए हुए। वो लोग ज़रा खड़े हो जाएं घरों में। अब ये जो लोग घरों में खड़े हुए हैं, इन्होंने कल भी क्लास में हाथ खड़े करना है ताकि मुझे पता चले आपके बारे में। ये कौन लोग हैं जो नहीं आए हुए? ये वो लोग हैं जो नहीं आए हुए और इनके बारे में मेरी सोच थी कि इनको आना चाहिए था, फिर भी नहीं आए। तो ये कौन कौन होंगे सोचे ज़रा। चलें आगे। मेरे ख्याल से तो सबको ही खड़े हो जाना चाहिए घरों में। अच्छा आगे चलें। मंथली सिक्योरिटी चार्जेस, ये ग्रॉस रिसीट है या खर्चे हैं? ग्रॉस रिसीट है। इसको कहाँ ले जाएं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। हाँ जी बोले। क्या किस चीज की ग्रॉस रिसीट? ग्रॉस रिसीट फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। सिक्योर फील नहीं करेगा सिक्योरिटी गार्ड के आने से? वो करेगा सिक्योर फील करेगा सिक्योरिटी गार्ड के आने से? देख लो, सिक्योर फील करेगा सिक्योरिटी गार्ड के आने से? अच्छा चलिए इस पे कभी टाइम निकाल के बात करेंगे, याद कराइएगा। ग्रॉस रिसीट फॉर प्रोवाइडिंग राइट। भाई असल में बात यह है कि एक है यकीनी असबाब, एक है गैर यकीनी असबाब। जो सुबह शाम की हिफाजत की दुआएं हैं वो यकीनी असबाब हैं हिफाजत के, और ये सिक्योरिटी गार्ड जो है गैर यकीनी सबब है हिफाजत का। वरना सिक्योरिटी गार्ड ही कहीं मार के चले जाते हैं, तो इसलिए ये गैर यकीनी सबब है। इसको छोड़ देना, ये नहीं हम कहते छोड़ देना, असबाब को छोड़ देना जहालत है, छोड़ने को कोई नहीं कह रहा। इनको इख्तियार करना सुन्नत है, लेकिन इन पे यकीन नहीं करना चाहिए। अब ये एक थोड़ा सा इम्तिहान है। आई होप थोड़ी सी बात क्लियर। अच्छा जी, तो अब इसको कराएं जो भी कराना था। अब ना ज़रा ध्यान से पुराना अलग अलग कर लें, अलग अलग करें। 40,000 ज़रा 3, चलें यार मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। 40,000 ज़रा 11, आप लोग बेशक अलग अलग कर दीजिएगा बेहतर। और सिक्योरिटी गार्ड की सहूलत 11 महीने के लिए उनको दी। 3 महीने के लिए सहूलत पुराने किराएदार को और 8 महीने के लिए सहूलत नए किराएदार को। 50,000 है। 50,000 ज़रब 11 जी। और ऊपर वाला और नीचे वाला और साइड वाला और कुछ? आज तो सुबह फेयर 1 की क्लास में नहीं थी, नाश्ता करके आए होंगे। आज भी नहीं नाश्ता करके आए। अच्छा जी,
आगे चलें। यहाँ तक हो गया है मैं भाई, 50,000 तक हो गया है मैं डियर, 50,000 तक हो गया है। अभी तक खर्चे मैं माइनस नहीं करा क्योंकि खर्चों की डिटेल नहीं आ रही। जैसे जैसे ग्रॉस रिसीट आती जा रही है उनको रेलेवेंट जगहों पे डालता जा रहा हूँ। 30 सितंबर को मैंने घर बेचने का मुआहिदा कर लिया और 35 लाख रुपए अगले का रख लिया, लेकिन वो 35 लाख रुपया बाद में जो है वो पता चला कि मैंने जब्त कर लिया है क्योंकि अगले ने घर किराए पे लेना पसंद, सॉरी ख़रीदना पसंद नहीं किया। फोरफिटेड डिपॉजिट, पता नहीं क्या स्पेलिंग है, जो भी है। कितने? 35 लाख। ले आओ इधर। ड्यूरिंग द ईयर काशिफ पेड सैलरी ऑफ 3,60,000 टू सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड को 3,60,000 सैलरी दी है और 4.5 लाख जो है वो जनरेटर का कोई पेट्रोल वगैरह डला होगा, तो जनरेटर को चलाने के जलाने के पैसे जो भी समझ लें। ये दोनों खर्चे कहाँ माइनस करें? इनकम फ्रॉम, फिर इधर ऊपर क्या माइनस करें? रिपेयर अलाउंस। अच्छा, रिपेयर अलाउंस इज नॉट अ टफ टास्क। रिपेयर अलाउंस कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस सादा सी बात याद रखें। जब कभी ना कोई प्लॉट आ जाए, खाली लैंड जिसे कहते हैं प्लॉट, तो मैंने कहा है रिपेयर अलाउंस माइनस नहीं करना, बस बाकी तो करना है। तो अब देख लें ऊपर ऐसा कोई मसला ही नहीं। अगर वो डायग्राम अभी मैं ना भी खोलूँ तो रूल ऑफ थंब बस सिंपल सा याद कर ले, कोई प्लॉट वगैरह आ जाए उसकी रिपेयर नहीं होती। बाकी घर का किराया आया, घर का नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, घर का फोरफिटेड डिपॉजिट, तो इसके रिपेयर अलाउंस सबके माइनस होंगे। टोटल बताएं। 7045 लेस रिपेयर अलाउंस। जी बोले। 7045 दोबारा 70 वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1409 5636 अब ज़रा हाइब्रिड वाले बच्चे खड़े हो जाएं जो घर बैठ के लेक्चर ले रहे हैं, जो जल्दी आते हैं टाइम पे वो भी, जो ख़ास तौर पे लेट आते हैं वो भी, और जो दरमियान में बैठते हैं वो भी, जो सामने बैठते हैं वो भी, जो एंड पे बैठते हैं वो भी। सारे ज़रा खड़े हो जाएं। माने बात ना, क्या कर रहे हैं, अभी तक खड़े नहीं हुए, प्लीज़ जल्दी करें, खड़े हो, शर्म नहीं आती? ठीक है, इंशाल्लाह 1 मिनट तक बैठ जाए आप लोगों ने। आप लोग इधर टोटल कराएं मुझे इतनी देर में। 9 लाख। चलें बैठ जाएं, खैर है, बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं। आप भी भाई जल्दी जल्दी बैठें बैठें। ओके, अब मोहतरम इसमें से हमने माइनस करने हैं खर्चे। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर का खर्चा है। इधर टेंटे हो ना, छोड़ें। सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह है और जनरेटर का खर्चा है। अब ये ना थोड़ी सी ज़रा अकल लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी। असल में जनरेटर का कनेक्शन बेसमेंट का अलग है, ये अलग है। तो क्योंकि हमने किराया वगैरह इसी का डाला है सारा, तो इसलिए फिर अगर हम इसकी ग्रॉस रिसीट्स में से, अच्छा इससे कोई रिसीट नहीं हो रही क्योंकि बेसमेंट में इसका अपना सामान पड़ा हुआ है। बेसमेंट में इसका क्या पड़ा हुआ है? अपना सामान पड़ा हुआ है। तो इससे कोई पैसे रिसीव नहीं हो रहे, किराया रिसीव नहीं हो रहा, लेकिन यहां से किराया रिसीव हो रहा है। अब जहां तक ताल्लुक है जनरेटर का, तो जनरेटर सिर्फ इसको बिजली सप्लाई कर रहा है,
द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ बेसमेंट इज सेपरेट, क्योंकि बेसमेंट का कनेक्शन सेपरेट है। तो बिल्कुल बेसमेंट का कनेक्शन अगर सेपरेट है तो अल्लाह का शुक्र है जनरेटर का सारा खर्चा ही ग्राउंड फ्लोर के लिए हुआ, तो वो सारा माइनस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेस जनरेटर का बिल जो भी पेट्रोल का या फ्यूल का कितना 4,50,000। और ये जो है ना सिक्योरिटी गार्ड, इसके साथ इसने कुछ लिखा नहीं कि सिक्योरिटी गार्ड, कहीं भी नहीं लिखा कि सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ ग्राउंड फ्लोर को ही देख रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से जब गार्ड खड़ा होगा तो कोई बंदा अगर बेसमेंट में जा रहा होगा तो उसको भी रोक लेगा शायद, और कोई बंदा अगर इधर आ रहा होगा तो उसको भी रोक लेगा, और इधर आने वाले को तो बिल्कुल ही रोकेगा। तो सिक्योरिटी गार्ड मेरे ख्याल से दोनों फ्लोर्स को देख रहा होगा, ग्राउंड को भी और बेसमेंट को भी। इस वजह से ये जो एक ऊपर लाइन इसने डाली थी ना, अब इसकी सिग्निफिकेंस पता चल रही है कि बेसमेंट पोर्शन बंगले का वो 20% टोटल बंगले का एरिया बनता है। तो सिक्योरिटी गार्ड की 20% तनख्वाह से ओनर को अपनी जात को फायदा हो रहा है कि इसका सामान महफूज रह रहा है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की 80% जो तनख्वाह पे की जा रही है उसके बदले अगले से पैसे भी लिए जा रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड की शायद सारी तनख्वाह करना माइनस मुनासिब नहीं होगा, सिक्योरिटी गार्ड की उतनी तनख्वाह माइनस कर दें जिससे ग्राउंड फ्लोर को फायदा हो रहा है। बेसमेंट में अगर फायदा हो रहा है तो वो मेरी जात को फायदा हो रहा है। तो जब इससे इनकम नहीं कमा रहे तो खर्चों को अपोर्शन करना सीखें। एक सेक्शन हमने पढ़ा था अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस, खर्चों को अपोर्शन करना। तो खर्चा 80% इसके लिए हुआ है और 20% इसके लिए हुआ है, क्योंकि यहां से मैं कोई इनकम नहीं कमा रहा तो यहां खर्चे भी माइनस नहीं करने, जिसको हमने कहा था उसमें अपोर्शनमेंट एक्सपेंडिचर में हमने लफ्ज पढ़ा था द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर डिराइविंग इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम एंड फॉर पर्सनल पर्पस। ये दो लाइनें पढ़ी थी कि द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर डिराइविंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड फॉर अदर पर्पस, द एक्सपेंस शैल बी अपोर्शन्ड ऑन एनी रीजनेबल बेसिस कंसीडरिंग द रिलेटिव नेचर एंड साइज ऑफ द एक्टिविटी। ये ताजा चैप्टर 4 कल में अंदर से मार होगा। तो ये चैप्टर 4 के अंदर हमने पढ़ा था कि वेयर एक्सपेंडिचर डिडक्शन और अलाउंस रिलेट्स टू derivation of income under a head of income and for some other purpose, the kharcha shall be apportioned on any reasonable basis considering the relative nature and size of activity। एक्टिविटी की नेचर और साइज देख के तकरीबन इसी तरह कुछ लिखा होता ना चैप्टर 4 के अंदर, ठीक है, मेरा भी पेपर हो। तो इस वजह से आपने सिर्फ 20% खर्चे को डेड करना है और 80% खर्चे को माइनस करना है ऊपर। और अगर उसने ये लिखा होता कि इलेक्ट्रिसिटी भी दोनों को सप्लाई हो रही है तो फिर जनरेटर का बिल भी दोनों में पोर्शन करते हैं। लेस सिक्योरिटी गार्ड की तरह इंटू 80%, 288 अब इस पूरे सवाल को हम रुपीज इन 1000 में भी कर सकते थे। देखिए कितना टाइम ज़ाया किया, 1000। ये अगर सिफर आप गिने तो मेरे ख्याल से कोई 50-60 सिफर बन जाने हैं। ये 50-60 सिफर की जगह ऊपर 3 सिफर लगा देते तो काम सारा हो जाना था आसान। चलें 252000। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के बताएं कि इनकम निकालनी है या उस पर टैक्स भी निकालना है। बस टोटल इनकम निकालनी है अंडर अप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ इनकम। मिस्टर इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, नहीं बिल्कुल भी नहीं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन लिखने की अब जरूरत नहीं। टैक्स ईयर 2000 जी, इनकम ऑन प्रॉपर्टी। चलो यार इधर तो टाइम सेव कर ले रशीद, जान दे यार, छाड़ यार। 5636
5,888। सर ये जिस तरह व्हाइट बोर्ड पे कर रही हैं सर, पेपर में भी उसी तरह करना है? नहीं, पेपर के लिए अलग क्लासें होंगी बेटा। अच्छा सर, वो कब होंगी? वो मार्च में पेपरों के बाद। ओके भाई, पेपर में भी इसी तरह करना है, लेकिन इसको पूरा लिखना है, इनकम प्रॉपर्टी, इसको पूरा लिखना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। प्लीज़ ये सवाल ना पूछा करें कि पेपर में कैसे सवाल आते हैं। ये जो चैप्टर के एंड में सवाल है, मैंने खाला जी के घर से नहीं उठा के डाले हुए, ये पेपरों के सवाल हैं। अभी थोड़ा सिलेबस ऑनलाइन वाला खुलने तो दो, फिर आगे जाके चीज़ें पता चलेंगी। अभी इतने एडवांस में आप लोग सवाल पूछ रहे हैं। हाँ जी बोलें। ये उन्होंने लिखा है कि खर्चे जो है सैलरी पे की है, ड्यूरिंग द ईयर की है, इसे पूरा साल की है उसने, इसे 11 मंथ हमने रेंट दिया है, तो इसे 12 में करेंगे, एक महीने का रेंट माइनस नहीं करेंगे उसमें से? अच्छा, ये थोड़ी सी ना ऐसे डिबेटेबल सी बात है भाई ने जो की है। देखें, कहते ड्यूरिंग द ईयर काशिफ पेड ₹3,60,000 टू सिक्योरिटी गार्ड एंड इनका 4.5 लाख फॉर रनिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। अब ड्यूरिंग द ईयर से क्या मुराद है? ड्यूरिंग द ईयर से मुराद 11 मंथ्स हैं या 12 मंथ्स हैं, ये एक सवाल है। इसमें फिर बहस हो सकती है कि ये जो 4.5 लाख ड्यूरिंग 12 मंथ्स नहीं लिखा उसने, पहली तो बात है ये उसने नहीं इतना क्लियर नहीं किया, ड्यूरिंग द ईयर लिखा है। तो मेरे ख्याल से इसमें सेफली एज्यूम करना बेहतर है कि 11 महीने ही की उसने फिगर्स दी हैं। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है इस साल के दौरान। एनुअल का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, हिज एनुअल सैलरीज इतने, अगर वो लिखा होता फिर कुछ और बात होती। उसने लिखा है इस साल के दौरान। तो जनरेटर वाले में तो शायद आपको मेरी बात समझ आ जाए कि जनरेटर में तो पेट्रोल डलवाया ही नहीं होगा जब घर किराए पे नहीं था। पेट्रोल डलवा के क्या करना था? एक महीना आपको पता है घर किराए पर है, जुलाई अगस्त सितंबर में पुराना किराएदार था, अक्टूबर में घर किराए से खाली रहे, तो अक्टूबर में तो पेट्रोल डलवाया नहीं होगा। तो ये 4.5 लाख बज़ाहिर 11 महीने का खर्चा, लॉजिकली भी समझ आती है बात। बिला वजह तो नहीं जनरेटर को चलाना होता ना पेट्रोल डाल के। क्लासें ही ऑफ है, तो कल की क्लासें ऑफ थी कॉलेज में, तो किसने जनरेटर को चलाया होगा? कभी भी नहीं पेट्रोल डाला होगा। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड में थोड़ी बहस हो सकती है कि आमतौर पे ये लोग फिर एक दफ़ा आ जाएं तो इनको पूरे महीने की सारी तनख्वाहें देनी पड़ती हैं। ये नहीं होगा कि 3 महीने को सिक्योरिटी गार्ड होगा उसको निकाल दिया होगा, या लेकिन कई दफ़ा सिक्योरिटी कंपनी से सिक्योरिटी गार्ड हायर किए जाते हैं, तो वो लोग मंथ बेस के ऊपर पेमेंट होती है। किसी महीने हम कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं चाहिए, वो नहीं भेजते। तो ड्यूरिंग द ईयर का मतलब एनुअल नहीं होता, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है इस साल के दौरान। तो बज़ाहिर ये खर्चे 11 महीने के ही हैं। लेकिन अगर खुदा ना खासा आ जाता है एनुअल सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड इज़ 3,60,000, तो फिर आप कर लेते तो ठीक था। 3,60,000 12 महीने की है तो 11 महीने के माइनस करेंगे, क्योंकि इनकम ही 11 महीने कमाई है। ओके, अगला सवाल था कौन सा? 30 निकाल लें जी, 33। थर्टी थ्री का ए। अच्छा भाई, ये सवाल तो आपको पता ही था, टेस्ट में आया था, तो इसकी सारी एडजस्टमेंट टेस्ट में नहीं आई थी। कौन कौन सी आई थी? सारी की सारी आई थी या पहली एक दो आई थी? कौन सा टेस्ट था? टेस्ट नंबर 2 था, 3 था? देख लेते हैं जाके। ये देखो, पहली एडजस्टमेंट आई थी बस, पहली कोई और थी, पहली 2 समझ लें आई, पहली आई थी शायद। तो अगली हम डिस्कस कर लेते हैं।
फरहीन इज रेजिडेंट फरहीन एंड प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स ईयर 2020। अब पहली वाली एडजस्टमेंट मैं नहीं कर रहा क्योंकि वो एक दफ़ा क्लास में डिस्कस होगी भी है। शी ओन्स अ रेजिडेंशियल प्लॉट इन कराची, उसके पास एक प्लॉट है कराची में। ऑन यकम मार्च, कल वाले टेस्ट के लिए रेडी है इंशाल्लाह। क्या टाइम है एमसीक्यू उसका? रात का 9:30 बजे है। शी ओन्स अ रेजिडेंशियल प्लॉट इन कराची ऑन यकम मार्च 2020, ऑनलाइन वाले भी। ऑन यकम मार्च 2020 को शी डिसाइडेड टू सेल द प्लॉट टू महरीन फॉर 22 लाख, और उसने 1,76,000 एडवांस पकड़ा दिया। यकम जून को शी फॉरफिटेड द डिपॉजिट ऑन रिफ्यूजल ऑफ महरीन टू परचेज द प्लॉट, तो उसने उसके पैसे पे कब्जा कर लिया। घर खरीदने का इरादा किसका था? महरीन का। और ये खुद कौन है? फरहीन। तो ऑब्वियसली महरीन आई, महरीन ने कहा ये घर मैं नहीं लेना चाहती, तो उसने कहा मैं तुम्हारे 1,76,000 पे कब्जा कर लूँगी। तो महरीन ने भी कोशिश की उसके बाल बुल खींचने खूंचने की, और ये वो थोड़ी सी हल्की फुल्की धींगा मुश्ती हुई, कुछ नाखून नुखून उसने दिखाए उसको, ये किया, लेकिन उसने कहा तू जो मर्जी कर ले, 1,76,000 तुझे नहीं दूंगी मैं। तो 1,76,000 उसने कब्जा कर लिया। 22 लाख का कुछ नहीं करना। नो, 1,76,000 विल गो टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। 1,76,000 कहाँ चला जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। तो वेल आई एम नॉट सॉल्विंग दिस होल क्वेश्चन फॉर यू पीपल बिकॉज यू आर द रियल गाइज, यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो अब वर्किंग में इसके अलावा भी कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, मुझे क्या पता, तो शायद इसके अलावा भी कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी, लेकिन ये मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे जगह छोड़ के, ये कौन सी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है? फॉरफिटेड डिपॉजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लॉट। बोलें ज़रा। 176,000। अब हम पिछले सवाल से डसे जा चुके हैं, इसलिए अब हम रुपीज़ इन 1000 में सॉल्व कर रहे हैं। पेपर में यहाँ लिखाएंगे रुपीज़ इन 1000। अच्छा, मैं नोट करने की ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ ऐसी हुई तो बता दीजिएगा। मैं जा रहा हूँ क्लास छोड़ के, मेरे भाई मुझे रोक लें। रेंट की डेफिनेशन में था फॉरफिटेड डिपॉजिट फॉर द सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। तो लैंड या बिल्डिंग का अगर फॉरफिटेड डिपॉजिट आए तो वो रेंट में आएगा। हाँ, अगर कोई नॉन एडजस्टेबल एडवांस आ जाए तो वो सिर्फ बिल्डिंग का है, उसमें लैंड शामिल नहीं है। ये मैंने कहा था। ऑब्वियसली इंसान है, भूल जाता है। समझ आ गई? को किसने बोला था? सवाल किसका था? ठीक है, ओके। तो रिपेयर अलाउंस की तो डिस्कशन अलग है। वो ये है कि प्लॉट वाली चीज़ों का रिपेयर अलाउंस माइनस बाकी चीज़ों का रिपेयर अलाउंस माइनस, ये लिखा है। बस इन दोनों चीज़ों को मिक्स ना करें, बात सिंपल सी दिखा दी है। फॉरफिटेड डिपॉजिट लैंड का भी आता है और नॉन एडजस्टेड। फॉरफिटेड डिपॉजिट होता है बेचना था, बेचने का मुआहदा हो गया, बाद में डील कैंसिल हो गई, एडवांस पे कब्जा कर लिया। नॉन एडजस्टेबल एडवांस ये होता है कि कोई घर किराए पे दिया या कोई प्लॉट किराए पे दिया और दे के उसके बदले कोई पैसे आज ले लिए कि काफ़ी अरसे बाद उसको वापस करना है। तो इन दोनों में फ़र्क है। तो अगली एडजस्टमेंट पड़ेगी। तो रिपेयर अलाउंस का तो बस सिंपल रूल याद रखें, डायग्राम एक बनवाई भी है, लेकिन उस डायग्राम को छोड़ें। सादा सी बात, बस अगर प्लॉट का कोई भी रिपेयर अलाउंस है तो उसको माइनस, बाकी रिपेयर अलाउंस माइनस करने हैं। जी क्लियर आपको? अच्छा, ऑन यकम दिसंबर शी एक्वायर्ड अ फर्निश्ड ऑफिस ऑन मंथली रेंट ऑफ 5,000। उसने कई साल पहले एक ऑफिस लिया था किराए के ऊपर फॉर हर ओन यूज़, कि उस ऑफिस के अंदर बैठेगी, बैठ के अब पता नहीं मक्खियाँ मारेगी, क्या करेगी, वो उसकी मर्जी। एंड इट पेड अ नॉन रिफंडेबल अमाउंट ऑफ 20 लाख टू पुराना किराएदार फॉर वेकेटिंग द ऑफिस। पुराना किराएदार छोड़ नहीं रहा था उसको, तो उसने पुराने किराएदार को गाड़ी में ले गई थी और ब्रीफ केस से 20 लाख निकाल के उसने दे दिए। तो ये उसने पुराने किराएदार को 20 लाख दिए थे कब्जा छुड़वाने के, 2017 में। बहुत पुरानी बात है ये। 2017 कौन सा साल बनता है? टैक्स ईयर 2018। टैक्स ईयर 2018 में उसने पुराने किराएदार से कब्जा छुड़वाया था। अब ये जो कब्जा छुड़वाना है, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे क्लास में लेट आना। क्या? हाँ, कितने बजे निकले थे सुबह?
9 बजे निकले थे मुल्तान से, 9 बजे निकले थे। 1 मिनट, मुल्तान, ठीक है, अब्दुल हकीम से निकले थे। तो वो अगर आप 8 बजे कर लेते तो फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी आफ्टर क्लास। तो अदर सोर्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था अमाउंट रिसीव्ड बाय अ पर्सन फॉर किराए पे देना ऑफ बिल्डिंग, नहीं सॉरी, अमाउंट रिसीव्ड बाय पर्सन फॉर छोड़ना द कब्जा ऑफ अ बिल्डिंग। तो कब्जा छुड़वाने के जो पैसे आएंगे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे। तो ड्यूरिंग द ईयर शी रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ 24 लाख फ्रॉम शहरोज। शहरोज आया, शहरोज ने ऐसे ब्रीफ के साथ में पकड़ा हुआ था, ये पकड़ाना था माशाल्लाह, बैग बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो शहरोज ने ऐसे ब्रीफ के साथ में पकड़ा हुआ था, उल्टा करके पकड़ा, शहरोज ने ऐसे ब्रीफ के साथ में पकड़ा हुआ था, ने कहा था मेरीन 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 है फरीन है, एक तो बाजियाँ मिक्स हो रही हैं सारी। तो उसने कहा था फरीन फरीन इसके अंदर 24 लाख है, फरीन फरीन इसके अंदर 24 लाख है। फरीन को एकदम याद आया कि इसने भी ज़िंदगी में किसी को इसी तरह 20 लाख दिखाया था। ज़ाहिर बात है जब 2017 में इसने अपने लिए ये ऑफिस किराए पे लेना था तो इसने उसको 20 लाख दिखाया था। तो इसने शहरोज को कहा कि ठीक है मैं बैग खोल के चेक करती हूँ। उसने ऑफ़र की 24 लाख की टू वेकेट दिस ऑफिस, कि खुदा के लिए इस ऑफिस को छोड़ दो, अब तुम इसकी पुरानी किराएदार बन गई हो, इसकी पुरानीस्ट किराएदार जा चुकी हुई है, अब मैं इसका नया किराएदार बनना चाहता हूँ, विच शी एक्सेप्टेड। 24 लाख देख के, वैसे भी वो 2017 से कुछ करना चाह रही थी, ऑफिस में बैठ के बेचारी कर नहीं सकी थी। तो अब सवाल में तो यही लग रहा है ना, 2017 से लेके अभी तक ऑफिस में उसने क्या किया, उसने तो उसने बताया नहीं, को बिजनेस शुरू किया क्या किया, ठीक है। तो विच ही एक्सेप्टेड एंड रिसीव्ड द अमाउंट ऑन यकम मार्च 2020। तो 24 लाख रुपए वाला बैग फरहीन ने रिसीव कर लिया, लेकिन फरहीन ने 20 लाख रुपए किसी को दिया भी तो था ना। तो एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय फरहीन as consideration for vacating the qabza of building as reduced by any amount paid by Farheen to acquire the possession of building shall be chargeable and other income from other source. Income from other source क्या था? Amount received for कितनी अमाउंट है? 24 लाख माइनस 20 लाख डिवाइडेड बाय, इसमें ये नहीं होता ऑलरेडी टैक्स, तो ऐसी कोई स्टोरी नहीं है इसमें जी। 40। अच्छा, एक सवाल किसी के जहन में आ सकता है कि यकम मार्च को शहरोज़ ने ये घर किराए पे ले लिया, घर है, ऑफिस है, ये ऑफिस किराए पे ले लिया, तो बेचारी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 8 महीने इसने घर का किराया भी तो पे किया है, ऑफिस का किराया भी तो पे किया है, तो ये किराया कहाँ जाएगा? हाँ, ये एक पेमेंट है। ये अगर ये ऑफिस में बिजनेस वगैरह कर रही होती 8 महीने, तो उसकी बिजनेस की इनकम जो सेल वगैरह होती, मिसाल के तौर पे लोगों को मशवरे देती, मिसाल के तौर पे लोगों को कंसल्टिंग सर्विसेज देती, लॉयर सर्विसेज देती, कुछ भी देती, तो ऑफिस में बैठ के अगर कोई सर्विसेज दे रही होती तो उससे जो पैसे आते वो इसका रेवेन्यू होता, उसमें से ये खर्चा माइनस होता। अभी ये 5,000 कम से कम यहाँ माइनस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई खर्चे नहीं माइनस होंगे। ये तो ये वाली इनकम कमाने के लिए खर्चा ही नहीं है, ये तो इनकम नेट करके इस तरह निकल आती है जैसे हमने क्लास में निकाली थी। तो इसलिए इस 5,000 को हम माइनस करते, अगर ऑफिस में कोई बिजनेस करती, लिख लें, इस 5,000 को हम माइनस करते अगर ऑफिस में कोई बिजनेस करती, करते करते मिक्स नहीं करना, इस 5,000 को हम माइनस करते अगर ये ऑफिस में कोई बिजनेस करती,
इसको फिर इग्नोर कर दो। बिला वजह तो नहीं खर्चे माइनस हो सकते ना, कहाँ से करें। साल ख़त्म होने से 9 महीने पहले उसको एक फैक्ट्री मिली है प्लांट एंड मशीनरी के साथ अपने अब्बू की तरफ से विरासत के तौर पे, एंड लेट इट आउट, और इसको इसने किराए पे दे दिया है यकम दिसंबर से। 7 महीने किराए पे चढ़ाए रखा है। तो आपको पता है बिल्डिंग का प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे जाना इनकम फ्रॉम अदर्स। तो रेंट फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग along with plant and machinery, land and building and machine जी। इसको भी शायद इधर आपने लिखना पूरा लिख लिया करें। जवाब क्या आ गया? 3500। ऑन 15 नवंबर 2019, साल ख़त्म होने से 7.5 महीने पहले, शी रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड ऑफ 1,80,000। 2017 का इसको टैक्स रिफंड मिला है। इसमें एडिशनल पेमेंट है डिलेड रिफंड पे, यानी रिफंड शायद 1,50,000 का था, रिफंड शायद 1,50,000 का था, लेकिन बोले एडिशनल पेमेंट कितने की है? 30,000 की। तो अब क्या करेंगे? 30,000 को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालेंगे। जो रिफंड डिले होकर मिला है उसका कुछ भी नहीं करेंगे। क्लियर? तो अब क्या करेंगे? 30,000 को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल देंगे टैक्स रिफंड के नाम से। अब ये अदर सोर्स का टोटल आ जाएगा। हो सकता है अदर सोर्स में कोई और चीज़ भी हो, सवाल में मुझे नहीं पता, और ये प्रॉपर्टी का टोटल आ जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी की पहली वाली एडजस्टमेंट आप लोगों को कराई हुई है। अब आप लोग टेस्ट वाला सवाल निकाल लेंगे जो मैं स्क्रीन पे आपके सामने रखता हूँ। भाई अगर वो है ना कोई टीए बैठा हुआ, तो उसे कहो कि कोई लड़का है एक मेरे ख्याल से, उसे कहो टेस्ट 4 का पहला सफ़ा फोटोकॉपी करवा दे। पॉज कर दो वीडियो। अच्छा जी, टेस्ट भाई हो सकता है ये टेस्ट 4 कॉपी अब्दुल्ला राजपूत से ज़रा कहो आपको भेजे, हबीबुल्ला फोटोकॉपियर को भेजे। इसका पहला सफ़ा अगर आप करा के ला दो तो बड़ा ज़बरदस्त होगा। तकी अहमद इज़ वर्किंग एज डायरेक्टर मार्केटिंग। तकी अहमद डायरेक्टर मार्केटिंग के तौर पर काम कर रहे हैं विद जी टेक्सटाइल लिमिटेड फॉर लास्ट 25 ईयर्स। देखा लग रहा है कितने लोगों ने दिया हुआ ये टेस्ट? कितने लोग इंशाल्लाह दे देंगे? ठीक है, जाएं फिर उठ के, फिर डिस्कशन क्यों ले रहे हैं? डिटेल्स ऑफ हिज एनरोलमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30/2022 आर एज फॉलोज। वैसे ही पूछ रहा हूँ, यानी टेस्ट छोड़ता क्यों है बंदा? आप थोड़ी सी रीज़न शेयर करो। बोलो सुस्ती रिजल्ट नहीं, रीज़न सुस्ती। तो बेसिक सैलरी है 4,40,000 और कन्वेंस अलाउंस है 44,000, इंटरटेनमेंट अलाउंस है 44,000। ठीक है जी, ओके। इन एडिशन टू अबव तकी वॉज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ड्यूरिंग द ईयर एक ओवन उसे मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र अगर हो जाए एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को, तो वो कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी में। इनकम सैलरी एम्प्लॉयर की तरफ से मिली है ना। ह्यूमन रिसोर्स कमेटी ने उसे बोनस दिया है सारे एम्प्लॉयज़ को 30 जून 22 का। तकी को ये बोनस भी मिला है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन साल ख़त्म होने के 1.5 महीने बाद मिला है। बताएं आप क्या करेंगे? जल्दी से बताएं क्या करेंगे? एक्सेलेंट। अगले साल में इनकम में जाएगा, हमारे साल इनकम में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे साल में रिसीव नहीं हुआ। एज अ जनरल रूल हमारे साल रिसीव होता तो इनकम में जाता। ठीक है, इस साल उसे 1 लाख मिला है बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का, उससे टैक्स नहीं कटा। यार कहीं कोई टैक्स कट जाए ना, आज मैं बताऊंगा, उसको न्यूमेरिकल के एंड पे माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि इतना टैक्स ऑलरेडी हुकूमत के पास पहुंच चुका है। तो टैक्स नहीं कटा तो बस ठीक है, कोई मसला नहीं। 1 लाख उसे बोर्ड मीटिंग के मिले हैं, बोर्ड मीटिंग की फ़ीस। तो फीस वगैरह हमने पढ़ा था, ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगी।
ये देखें पेज नंबर 85 पर हमने पढ़ा था फीस वगैरह विल गो टू इनकम फ्रॉम सैलरी। इसी तरह बोनस भी सैलरी में जाना है। बोनस तो नहीं जाएगा सैलरी में, क्योंकि बोनस इनकम में तो जाता है, लेकिन जब मिलती है तो मिला ही अगले साल, लेकिन फीस ज़रूर सैलरी में लेके जाएंगे क्योंकि इसी साल मिल गई। टैक्स काटा था एम्प्लॉयर ने उसकी सैलरी से 20 लाख। एक हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट किया था, वो ये था कि एम्प्लॉयर ने उसका टैक्स जमा करवा दिया। उसका चौथा सवाल कितने लोगों ने किया था? एग्जांपल 4 मैंने कहा था, कर लीजिएगा। तो एम्प्लॉयर ने उसकी सैलरी से टैक्स काटा था, तो जब एम्प्लॉयर, वो मेरे ख्याल से नोट्स में भी डालना हम भूल गए थे कि वो पढ़ाया आपको। अच्छा, एम्प्लॉयर ने उसकी सैलरी से टैक्स काटा था, तो जब एम्प्लॉयर ने उसकी सैलरी से टैक्स काटा था तो ये कहाँ जमा कराया होगा एम्प्लॉयर ने? मिसाल के तौर पे सरासिर की तनख्वाह है महीने की 50,000, कॉलेज वाले उससे 5,000 टैक्स काट लें तो कहाँ जमा करवाएंगे? तो क्या इतना टैक्स सरासिर का गवर्नमेंट के पास पहले पहुंच नहीं गया? तो ये एम्प्लॉयर अगर टैक्स काटेगा एम्प्लॉय की सैलरी से, तो ये एम्प्लॉय की सैलरी पर जो टैक्स कटा है ये गवर्नमेंट के खजाने में चला गया। गवर्नमेंट के खजाने में जाने की वजह से गवर्नमेंट के खजाने में जाने की वजह से गवर्नमेंट के खजाने में जाने की वजह से बोले क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? हाँ जी, गवर्नमेंट के खजाने में जाने की वजह से इतना टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के खजाने में पहुंच गया, तो एंड पे माइनस कर देंगे आप। तो इसको क्लास में मैंने कभी माइनस करवाया नहीं था, लेकिन आज इंशाल्लाह माइनस करवा के दिखाऊंगा। सैलरी उसके अकाउंट में ट्रांसफर होती है 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग मंथ क्या होता है? अभी हमारा कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर। तो फॉलोइंग मंथ कौन सा है? अच्छा, अगर एम्प्लॉय नौकरी करे फरवरी में तो फॉलोइंग मंथ, अगर नौकरी करे अप्रैल में, मई। अब हो क्या रहा है कि उसको तनख्वाह मिल रही है 10 तारीख को अगले महीने की। ये मेरा साल है, ये ख़त्म कब हो रहा है ज़रा देख के बताएं। एक दो के पास क्वेश्चन पेपर है, मैंने देखा है, मुझे नज़र आ रहा है 30 जून 22 को। ये शुरू कब हुआ होगा? 1 जुलाई 21 को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जुलाई की तनख्वाह कब मिली होगी? अगर 10 अगस्त। अगस्त की तनख्वाह कब मिली होगी? ये कौन से महीने की तनख्वाह है? फरवरी की। ये कौन से महीने की तनख्वाह है? और जून की कब मिली होगी? 10 जुलाई को। और कुछ रह गया? हाँ, ग्रीन डॉट। ये ग्रीन कलर में क्यों है? ये पिछले साल के जून की तनख्वाह 10 जुलाई को मिली है। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब ये डायग्राम बनाने का मकसद नहीं है अगर तनख्वाह सेम रहती है हर साल। फर्ज करें अगर तनख्वाह पिछले साल 60,000 मिल रही थी हर महीने की और इस साल 70,000 मिल रही है, तो हम 70,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, क्योंकि सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेस, और 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। लेकिन अगर एम्प्लॉयर कहते हैं तू मर भी जाए, जितने मर्जी साल नौकरी करे, तेरी तनख्वाह मैंने 70,000 ही रखनी है, जो मर्जी कर ले, तो फिर ये टेंशन नहीं। 70,000 को फिर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट जवाब भी आ सकता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इसकी सैलरी बढ़ या कम हो रही हुई, आमतौर पर बढ़ती है, अगर इसकी सैलरी महंगाई की वजह से एम्प्लॉयर बढ़ा रहा है, तो फिर ये सारी डायग्राम हमारे ज़हन में होनी चाहिए। और हमें 2 बातें बस पता होनी चाहिए। हमारे जून की तनख्वाह हमारे साल में ऐड नहीं होगी, क्योंकि हमने पहले दिन रूल पढ़ा था सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीव्ड बेस, तो रिसीव अगले साल हो रही है। और दूसरी बात हमें यह पता होनी चाहिए कि पिछले साल के जून की तनख्वाह हमारे साल 10 जुलाई को मिली होगी। तो 2 बातें, हमारा जून न्यूमेरिकल में आएगा नहीं और पिछला जून न्यूमेरिकल में आएगा। ये बात इंपॉर्टेंट थी। ये सारी डिस्कशन मैंने आपसे की सिर्फ ये वाली लाइन पढ़ के।
सैलरी उसको अगले महीने की 10 तारीख को मिलती है। क्या अगर एक बंदे को सैलरी अगले महीने की 10 तारीख को मिलती है और उसने टैक्स नहीं पढ़ा हुआ और वो कहता है ये कॉन्सेप्ट तो सर ने क्लास में नहीं करवाया था, और एक लेमैन है, बिल्कुल सादा बंदा है, उसको ये बताया जाए कि तुम्हें तनख्वाह मिला करेगी अगले महीने की 10 तारीख को, अगर उसने टैक्स नहीं भी पढ़ा हुआ, तो क्या उसको जब 10 जुलाई को तनख्वाह मिलेगी उसे पता चल जाएगा ये पिछले साल जून की है? तो पता नहीं आप लोगों को पेपर में क्यों नहीं पता चला? पता चलना चाहिए था पेपर में। तो हमारे साल जून की तनख्वाह नहीं मिलेगी हमें, वो कब मिलेगी? अगले साल। और सिमिलरली पिछले साल की जून की तनख्वाह कब मिलेगी? हमारे साल के स्टार्ट में किस दिन? 10 जुलाई। बांट दो यार सफे। अच्छा हो गया जी। अच्छा चलो से कह दो टेक्स्ट का भेज दे आप। चलिए जी आगे बढ़े। बल्कि सफ़े रहने दो ना, जोहर के बाद मस्जिद के बाहर खड़े हो जाइएगा, बच्चे से पूछेगा R2 के, आप उसे सफ़ा दे दीजिएगा। 100 बच्चों से पूछना है आपने, कोई ना कोई R2 का मिल जाएगा। अच्छा अब अगली लाइन पढ़े। अब फटा ये रह गया कि तनख्वाह सेम है या डिफरेंट है। मेरे भाई फटा ये रह गया तनख्वाह सेम है या मिलती जुलती है। ये तो एक ही बात होगी। फटा ये रह गया कि तनख्वाह सेम है या डिफरेंट है। मैं देखना चाह रहा हूं आज आप आगे बैठे हो तो आगे बैठ के समझ आता है या नहीं। 10% सालाना इंक्रीज हो रही है तनख्वाह में। हर साल तनख्वाह 10% बढ़ जाती है। यकम जुलाई से बढ़ती है, इफेक्टिव यकम जुलाई से होती है हर साल। पिछले 3 सालों से यही ट्रेंड चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इस साल भी तनख्वाह बढ़ी है ऑब्वियसली। तो ये ट्रेंड बता रहा है, इस सवाल से हटके एक मेरे ख्याल से बेसिक चीज बता रहा है कि हर साल अल्हम्दुलिल्लाह 10% तनख्वाह बढ़ी और पिछले 3 सालों से बढ़ी है। और भाई पिछले 6 सालों से भी बढ़ी होती तो यही करना था। 3 तो ऐसे ही उसने लिख दिया, कोई 3 इसलिए नहीं लिखा कि 3 से मल्टीप्लाई करें। अब जैसे सवाल के शुरू में लिखा हुआ था उसने कि 20 साल से 25 साल से यहाँ नौकरी कर रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने इनको 25 से मल्टीप्लाई कर देना। ये ज़रब 12 ज़रब 25 पूरी जिंदगी की तनख्वाह डालनी है इस साल इनकम में। तो पिछले 3 सालों से हर साल 10% तनख्वाह बढ़ रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी बढ़ी है। तो ये ट्रेंड चल रहा है, बस ये बता रहा है। अच्छा अब मेरा ये सवाल है कि ये तनख्वाह किस साल की है? 22 के साल की है या 21 के साल की है? तो यार सीधी सी बात है ना, ऐसे मैंने कहा चीजें सादा होती हैं, घूरने न लग जाया करें। ये तनख्वाह किस साल की है? जो उसने ऊपर बताया हुआ उसकी है, 22 की है। तो 4,40,000 4,40,000 440 440 440 440 440 देखिएगा इस बेचारे का क्या बनना है अभी। 440 440 440 ये 440 इसको कितनी दफा हमारे साल मिला? 11 दफा। और एक 440 एम्प्लॉयर ने कहा 30 जून को ये गया, इसने कहा जून के महीने की तनख्वाह, उसने कहा एग्रीमेंट में पढ़ अगले साल मिलनी है 10 तारीख को। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला 440 इसको नहीं मिला। अब मसला ये रह गया कि इधर कितनी तनख्वाह मिली, वो मैं ग्रीन से पकड़ता हूं, मैं उसको ग्रीन से पकड़ता हूं और वो मैं देखता हूं 396। अच्छा देखिए हुआ क्या होगा। अगर एक बंदे की तनख्वाह 12,000 होती है किसी एक साल और अगले साल हुकूमत 10% बढ़ाए तो कैसे बढ़ेगी? 12,000 जमा 10% ऑफ, जो छोड़ो इज इक्वल टू 13,200। डन। इसी तरह बढ़ेगी ना। मेरे पिछले साल की तनख्वाह सिक्योरिटी गार्ड कहता है 12,000 थी, इस साल प्रिंसिपल साहब को तरस आया, उन्होंने 10% बढ़ा दी। बेटा आप बताओ मेरी नई तनख्वाह कितनी है? अब आप क्या कहेंगे? नहीं यार मैंने तो नहीं अभी तक पढ़ा ये कॉन्सेप्ट। कैलकुलेटर पकड़ेंगे, पिछली तनख्वाह में 10% डालेंगे,
और नई तनख्वाह निकाल के बता देंगे 13,200 बनती है। समझ आ गई बात? ये तो मैंने आपके समझने के लिए कॉन्सेप्ट बताया। पिछले साल की तनख्वाह मिसिंग है या हमारे साल की? पिछले साल की। तो मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं, पिछले साल की तनख्वाह को लेते हैं x जमा 10% ऑफ x। इसी तरह हुआ होगा ना, पिछले साल की तनख्वाह जमा 10% ऑफ पिछले साल की तनख्वाह इज इक्वल टू हमारे साल की तनख्वाह। इससे कोई डिसएग्री करा तो बता दे। यही है। अब x इज इक्वल टू बता दें कितना आ रहा है? 397 को छोड़े, आप लोग कराएं कैलकुलेटर जिन्होंने यूज किया है। वेल डन, 400,000। भाई 396 वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 440 पे 10% लगा दिया है। यही किया ना इन्होंने, 90% लगा दिया है। वो एक ही बात हुई, 440 पे 10% लगा के उससे माइनस किया है, वही एक ही बात हो गई। ये क्यों गलत कर रहे हैं? ये 396 वाले क्यों गलती कर रहे हैं? जिन लोगों का ये दावा है कि मैंने कैलकुलेटर पर निकाली है पिछले साल की तनख्वाह 396, वो जरा हाथ खड़ा करें। मैंने पिछले साल की तनख्वाह निकाली है 396 और इस साल की 4। इनके दावे को मैं टेस्ट करने लगा हूं कि इनकी पुरानी तनख्वाह सही निकली है या नहीं। एक बंदे की ये लोग दावा कर रहे हैं तनख्वाह 396 पिछले साल, और ये लोग फिर कह रहे हैं कि इसका 10% इंक्रीज आ गया। ये लोग यही कह रहे हैं ना 10% इंक्रीज हो गया है। जिस तरह ये चले हैं मैं उस तरह अब सीधे तरीके से चल के चेक कर रहा हूं कि इन्होंने जवाब सही दिया या नहीं। बताएं क्या जवाब आ रहा है? 430 5 इन लोगों ने निकाली है पिछले साल की तनख्वाह 396। फिर मैंने इनको कहा कि इसमें 10% डाल के देखो कि जो हमारी तनख्वाह बन रही है वो 440 ही बननी चाहिए। इन्होंने कहा बननी तो चाहिए लेकिन बन नहीं रही। इसका मतलब है इन्होंने कोई ब्लंडर मारा है। भाई ये नहीं होता कि जो इस साल की तनख्वाह हो उसमें से 10% माइनस करके पिछले की निकाली जाए, बल्कि प्रैक्टिकली सोचें होता क्या होगा, जो पिछले की तनख्वाह है उसमें 10% डालकर आप आगे जाते हैं। इस तरह नहीं होता कि फ्यूचर की तनख्वाह हवाई फिगर होती है, वो सोच के उसमें से 10% माइनस कर दे। एक बंदे का कद 1 फुट बढ़ गया तो पहले कितने फुट था? 5 फुट, अब कितने फुट है? 6 फुट। मिसाल दे रहा हूं। एक बंदे का कद, इसी तरह एक बंदे की तनख्वाह इस साल 4,40,000 है और इस साल उसे 10% ज्यादा तनख्वाह मिली है पिछले साल से ज्यादा। अब 440 पे आप 10% नहीं लगा सकते। अगर आप लोगों ने लगाना भी है तो वो फिर थोड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है। 440 इस वक्त 110% पे पड़ा हुआ है, तो फिर इस पे 100 लगा दें। अगर किसी ने लगाना है वो अल्लाह का शुक्र है सही आ जाएगा 400। लेकिन मैंने तो चीज को सबसे ज्यादा सिंपल करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से ये मेथोडोलॉजी ज्यादा बेहतर है। व्हाट इज एक्स? नहीं 400 नहीं, व्हाट इज एक्स 400 हद होगी, वो तो एक्स का जवाब है। व्हाट इज एक्स? पिछले साल की तनख्वाह। व्हाट इज एक्स? पिछले साल की तनख्वाह जमा 10% और पिछले साल की तनख्वाह शुड बी इक्वल टू हमारे साल की तनख्वाह। ये फॉर्मूला समझ आ गया? थोड़ा थोड़ा जरा ये फॉर्मूला लगा के एक्स निकाल लें, तो उसको मैंने एक्स लिखा है उधर। तो 440 पे अगर आप 10% माइनस करेंगे तो वो फिर सीधा चल के देखिएगा तो जवाब गलत आ जाना है। एम्प्लॉयर को पता क्या होती है जिस पे 10% डालता है? पुरानी तनख्वाह पता होती है ना, उस पे 10% डाल के नई तनख्वाह देता है। अच्छा, इस तरह के कितने लोगों ने खुदा ना खास्ता कर लिया था टेस्ट में? चलें शुक्र है कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ, एक हाथ खड़ा हुआ, लेकिन इधर गलत कराया। क्या चीज? 4 लाख ही लिखा था आपने? नहीं नहीं, मैं 4 लाख वाले पूछ रहा हूं। 4 लाख वाले, अच्छा चलो ठीक है। ओके आगे चलें। अच्छा रखते हैं ऐसी चीज़ों पे पहले ही सोचा होता है। मुझे तो नहीं मिल रही, पहले ही मुझे पता था। हाँ जी, अब ये 4 लाख पिछले की, अब हम जब सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम करेंगे 4 लाख ज़रब 1 महीना, हाँ, और 4,40,000 ज़रब 11 महीने। डन। चलें जी, सवाल ख़त्म हुआ। किस नोट करना है तो कर लें, मैं बस व्हाइट बोर्ड की तरफ आने लगा।
रशीद चीज़ें पड़ी हैं, पता नहीं क्या हो जाता है पेपर में मुझे। कोई नहीं भाई, प्रैक्टिस होगी तो इंशाल्लाह चीज़ें पक्की हो जाएंगी। अभी आप ऐसे न्यूमेरिकल कराने शुरू किए, अब इंशाल्लाह और हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जो लोग ये कहते हैं कि इस तरह के सवाल अगर पहले आप लोगों ने करा दिए होते तो हमारा भी टेस्ट अच्छा हो जाता, तो ठीक है, अगला टेस्ट देख लेते हैं आपका। अब तो करा दिए ना इस तरह के, अगला टेस्ट देख लेते हैं आपका। उसमें यार नए मसले तो आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आधा सवाल तो अभी आज मैंने आपको 2 सवाल कराए हैं आज, एक फरहीन वाला और एक काशिफ वाला। आधा सवाल तो सही हो जाना चाहिए मेरे कराए बगैर भी, कि नहीं हो जाना चाहिए? तो आधा आई कैप तो आधा तब मांग रहे हैं जब आप पूरे 5 महीने पढ़ चुके हो, मॉक दे चुके हो, फाइनल रिवीजन कर चुके हो। अगर अभी आपसे आधा सवाल हो रहा है तो ये तो बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे भी मेरे ख्याल से, तो थोड़ा कम पढ़ना शुरू मतलब ये कि आधा सवाल तो हो जाना चाहिए ना सही। आई कैप कितना चाहता है सवाल आपका सही हो? आधा, लेकिन इसके पेपर सारा करना पड़ता है 100 नंबर का। हर सवाल आधा आधा सही करके आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत रेयर केसेस होते हैं। एक पठान लड़का एक दफ़ा मिला था, FAR 256 नंबर का पेपर करके आया था, कहते लेकिन करके बड़ा सुथरा आया था, बस मैंने बाकियों को हाथ नहीं डाला, पास हो गया था। लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम मिलते हैं। जो करूँगा सही करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ये बहुत रिस्की अप्रोच है। बेस्ट अप्रोच ये है कि सारा करके जाएं। 10% उसको सालाना इंक्रीज मिलती है हर साल, 3 साल से यही हो रहा है। तो इस वजह से हमने इस साल की तनख्वाह को समझा 10% बढ़ी हुई है, तो पिछले साल की तनख्वाह हमने मिसिंग थी, उसको निकाल के फिर इस साल की तनख्वाह चेक कर ली कितनी बन रही है। वो तो 440 ही बन रही थी। तकी ने अपना घर किराए पे दिया हुआ है अपने कज़न को, सालाना किराया 2.5 लाख है, और इसमें एम्यूनिटीज़ एंड यूटिलिटीज़ का किराया भी पड़ा हुआ है 8,000 रुपये। हाउएवर साल का किराया सिमिलर हाउस का जो है वो 3 लाख है, लेकिन कज़न होने की वजह से, क्योंकि ताया का बेटा था, इस वजह से अब्बू ने कहा कि भाई इससे तुम कम पैसे लो। अम्मी कहती नहीं खाला के बेटे को दे दो, लेकिन अब्बू की मानी, इसने ताया के बेटे को दे दिया और किराया 3 लाख के बजाय कितना ले लिया? 2.5 लाख रुपये। तो ऑब्वियसली 3 लाख और 2.5 लाख में से कौन सा ऐड होगा? 3 लाख तो होगा, लेकिन 3 लाख में से कुछ माइनस भी करेंगे, क्योंकि ये एक और फड्डा भी तो है ना बीच में कि दिस द रेंट इंक्लूड। तो इसका अगर 2.5 लाख में ये इंक्लूड है तो फिर 3 लाख मार्केट वाले में भी इंक्लूड है, उसमें लिखा हुआ है हाउएवर एनुअल रेंट फॉर सिमिलर हाउस विद यूटिलिटीज इज 3 लाख। तो ये 3 लाख खाली घर का किराया नहीं है कि 3 लाख जमा 8,000 आप पेपर में लेके जाएंगे। 3 लाख में से माइनस करना पड़ेगा, और मजे की बात है ये 3 लाख टोटल है शायद, और वो 8,000 पर मंथ है। उसको डिविडेंड भी मिला है, कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी, कंपनी ने दिया था। शेयर रजिस्ट्रार ने इस पर टैक्स प्रॉपरली काटा है, तो ठीक है। शेयर रजिस्ट्रार वो होता है जो शेयर आपके नाम लगाता है, उसने टैक्स इस पर प्रॉपरली काटा है। अंडरलाइन करें आज एक लफ्ज़, क्वेश्चन पेपर बांटे, सोचें एक लफ्ज़, रिसीव्ड। रिसीव्ड या अर्न्ड? ये एक नई चीज़ है जो मैंने आपको टेस्ट में डाल के करवानी थी। ये अमाउंट 85% है। He received the share registrar correctly deducted the tax. उसने प्रॉपर तरीके से काटा है। ये नई चीज़ है, मैंने आपको करवानी थी। अगर किसी ने नहीं भी टेस्ट में की तो परेशान होने की जरूरत नहीं। उसको टैक्स कट के ये पैसे मिले हैं, उसे टैक्स, तो ये अमाउंट 85% है। अगर लिखा होता ही अर्न डिविडेंड ऑफ इतने, फिर वो पूरा होता। अभी ग्रॉस है या ये नेट ऑफ टैक्स है, ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपके लिए नई चीज़ है, कोई मसला नहीं, इसकी बहुत रिवीजन होनी आने वाले दिनों में, तो इस पर परेशान नहीं होना। ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, लेकिन वो नेट होने वाला नहीं पता था। बाकी डिविडेंड बताएं, नॉर्मल रिजीम में जाएगा या फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगा? फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगा। फायदा हुआ जाने का? नहीं। चलिए, जिसको नहीं हुआ वो जाए। यार दरवाज़ा खोलो, यार कॉलेज के दरवाज़ा खोल दो इसके लिए, बल्कि ऐसा करो लाहौर के दरवाजे खोल दो इसके लिए। वर्किंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी। बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी देखिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं लूंगा 4 लाख, ये जो एक्स है मेहनत करके निकाली, जमा 4,40,000 ज़रब 11, फिर अगले साल 4,40,000, और फिर अगले 11 महीने की तनख्वाह अलग से ऐड होगी, वो अगला साल है। हमारे साल ये वाला 4 लाख जमा 4,40,000 इंटू 11। जी बोले, 4 लाख
जमा 4,40,000 ज़रब या, बल्कि 4 लाख के साथ लिखे ना, मल्टीप्लाइड बाय 1 मंथ। ओके, अब अगर 4 लाख की कैलकुलेशन आपने शो करनी है तो यहाँ वर्किंग 1.1 डाल के x प्लस वो वाली कैलकुलेशन शो कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता चले 4 लाख कहाँ से आया। और अगर 3,96,000 भी शो करने तो कर दीजिएगा कहीं शो करके, उसको पता चल जाएगा बच्चे से गलती क्या हुई है। अगर 3,96,000 भी लिखेंगे ना तो लिख के अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थोड़े से मार्क्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि उसको पता चलेगा कि इसको ये तो कॉन्सेप्ट है ना कि 1 महीने 11 महीने को अलग करना है। फटा इस सवाल में क्या था कि सैलरी महीने के एंड पे नहीं मिल रही थी। अगर यही सवाल में ये लिखा होता कि सैलरी महीने के एंड पे मिल रही है फिर तो टेंशन ही नहीं होनी थी, फिर ये 4 लाख पिछले साल यहाँ मिल चुका होना था, फिर तो बस मसला ही नहीं होना था। अच्छा, कन्वेंस अलाउंस एंटरटेनमेंट अलाउंस भी बढ़ता होगा। उसने लिखा हुआ 10% एनुअल इंक्रीज वाज गिवन इन ईच ऑफ द लास्ट 3 years। एनुअल इंक्रीज किस में, इसमें या तीनों में? अच्छा, एनुअल इंक्रीज अगर सवाल बता दे तो ठीक है, नहीं तो सवाल साइलेंट होना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ एनुअल इंक्रीज किस में। तो बेहतर है कि कैश अलाउंसेस में भी ले लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 20 साल 25 साल पहले जब वो आया था तब भी इंटरटेनमेंट अलाउंस 44,000 था, आज भी इंटरटेनमेंट अलाउंस 44,000 हो। तो जब सैलरी बढ़ती है तो साथ उसके बेनिफिट्स भी बढ़ते हैं, तो इसलिए कैश अलाउंसेस पे भी वही वाला काम करें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिगर मिलती जुलती है। ये 4,40,000 था तो इसका 4 लाख आ गया था, ये 44,000 है तो इसका 40,000 आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। कन्वेंस अलाउंस पिछले साल कितना था मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले साल वाले में कितना डला होगा, पिछले साल वाले में कितना डला होगा, नया कितना आया होगा। x इज इक्वल टू 44,000 डिवाइडेड बाय 110। नहीं, वो तो अब करने की जरूरत ही नहीं, बस सिंपल x इज इक्वल टू बता दे कितना है। ये 1.1x है, 40,000। क्लियर? चलें जी, ये कौन सा अलाउंस है? कन्वेंस अलाउंस। उसी तरह 40,000 ज़रब 1 महीना जमा 44,000 ज़रब 1 महीना इज इक्वल टू ज़रब 11 महीना। और अगला कौन सा है? वो तो वही होगा ना फिर, 5 लाख। चलें जी, क्या? अच्छा, ठीक, आगे चलें। ओवन मिला उसको 40.8। किस तरह ओवन का डोर खुलता है? थोड़ा सा इधर होता है, आप लोगों के यहाँ दूसरी तरफ होता होगा, हमारी तरफ इधर के बटन होते हैं। ये गोल वाला मेन बटन तो इधर होता है ना, बाकी इधर मिनट्स वाले इधर होते हैं, और इधर मटन कढ़ाई मुर्गा। अच्छा, ओवन कितने का? 40.8। 41 भी लिख सकते हैं इसको राउंड करके। ये वो सेक्शन था जिसमें लिखा हुआ था कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए हमेशा के लिए, ये हमेशा के लिए इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, ये गिफ्ट मिला एक तरह का। अमाउंट तो कोई नहीं पे की एम्प्लॉय ने। बोनस है हमारे साल का लेकिन मिला अगले साल है। बोनस या सर्फ एक्सेल? नहीं, सर्फ एक्सेल कहां से आ गया, ये क्यों बोले सर्फ एक्सेल? रिसीव्ड इन हमारा ईयर या रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर? तो फिर क्या करें,
मैं इधर लाइन लगाऊंगा, इसकी आवाज आएगी, आपने साथ बोलना है हाँ। ₹1 लाख उसको मिला है बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का, फीस फॉर बोर्ड मीटिंग। चलें जी आगे। इसको जरा कहीं रुको मैं आ रहा हूं। इसको ना न्यूमेरिकल के एंड पर माइनस करना है। आज मैं बताऊंगा कहां पे। इतना टैक्स इसकी सैलरी से कट चुका है, बोले इतना टैक्स इसकी सैलरी से कट चुका है। इसके अलावा इसने घर किराए पे दिया हुआ है। अच्छा टोटल कितना हो गया? 6428.8 जी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ग्रॉस कितना है? किराया इसको तो इग्नोर करें ना। 2.5 लाख, 3 लाख या 3 लाख माइनस 8,000 ज़रब 12। याद है हम हेड वाइज भी अलग करते थे, ईयर वाइज भी अलग करते थे, तो इधर ईयर वाइज अलग करने की जरूरत नहीं है, बस हेड वाइज अलग करें। 3 लाख माइनस 8,000 ज़रब 12। 3 लाख टोटल कराया है यार, वो आप लोगों को फिर भूल जाने, इस तरह करते होते थे ना। 3 लाख लिखते थे और 3 लाख लिख के यहां करते थे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और यहां करते थे इनकम फ्रॉम, अब याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। 8,000 ज़रब यहां हायर वाला उठाया मैंने, कितना? 20 और यहां 204,000 ग्रॉस बोले। बस 204 लेस रिपेयर अलाउंस 1/5। डन। वर्किंग नंबर 3 आना, इधर इधर आओ, जल्दी आओ ना जी, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलो इधर रुको। लेकिन यार अदर सोर्स के खर्चे नहीं दिए उसने, अदर सोर्स के खर्चे नहीं दिए, तो इसलिए बस वो हम माइनस नहीं कर सकते। जी कौन सा? नहीं, अलाउंसेस भी हर साल मिलते हैं, बिल्कुल हर साल मिलते हैं। अच्छा जी आगे, हर साल मिलते हैं, ये कोई वन ऑफ टाइप चीज़ नहीं होती। सैलरी के साथ जो हाउस रेंट अलाउंस, यूटिलिटीज अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ये हर साल मिलता है लोगों को। अच्छा कैपिटल गेन, डिविडेंड तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, लेकिन ये फाइनल टैक्स रिजीम है। ये क्या है? अच्छा कट कटा के कितना मिला है? ये मैं कह रहा था 85% पे है, क्योंकि इस पे उसने लफ्ज क्या लिखा हुआ है? मिला या कमाया? मिला। ये जो रिसीव्ड का लफ्ज है ये बड़ा डेंजरस है। अगर लिखा होता ना अर्नड, तो फिर मैं ये कहता 100% ही है। अभी
इस पे कितना परसेंट टैक्स कटा होगा? 15%। तो 100 माइनस 15 इज इक्वल टू 80। तो ये कितने परसेंट है? अब मैं करूंगा क्या, देखे ना, अगर मेरा डिविडेंड 200 रुपये है और उस पर 15% टैक्स कटे तो मुझे मिलेगा कितना? अगर पेपर में 170 देगा तो पेपर में लिखेगा रिसीव्ड 170, और अगर पेपर में 200 देगा तो लिखेगा अर्न्ड 200। 170 से 200 पे मैं कैसे पहुंच सकता हूं? 170 से 200 पे 170 85% पे पड़ा है। एक 85% पे पड़ा है, मुझे 100 दे दो, आ रहे 200। कितनों को समझ आई नेट से ग्रॉस निकालने की? कितने देखिए, मेरा अगर डिविडेंड है 200 रुपए, 200 रुपए मुझे कंपनी ने डिविडेंड दिया, 2 नोट कायदे आजम के 100 रुपए वाले देने थे, लेकिन कंपनी ने कहा मैं तुम्हारा टैक्स काटूंगी 30 रुपए, तो 3 नोट 10-10 रुपए वाले काट लिए। तो वो 200 जो लाल नोट थे वो कम होके एक 100 वाला नोट आया, एक 50 वाला, एक 20 वाला, 170 मेरे पास आए। अब मुझे कोई घर जाते हुए पूछ रहा हो कि तुम्हें मिला 170 है, तुम्हारा बना कितना था, तो मैं इसको कह सकता हूं कि 170 असल में डिविडेंड पे टैक्स अक्सर कटा करेगा, तो ये शॉर्टकट तरीका है। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, वो फिर जरा लंबा फॉर्मूला है, x माइनस 15% ऑफ x इज इक्वल टू 170। इस तरह x भी निकाला जा सकता है, लेकिन मैं जरा शॉर्टकट बताना चाह रहा हूं। शॉर्टकट क्या है, शायद समझ आ रहा हो। ये बात समझ आई? x माइनस 15 उधर उधर बढ़ रहा था, प्लस हो रहा था, इधर टैक्स, उधर सैलरी बढ़ के मिल रही थी, इधर टैक्स कट के पैसे मिल रहे हैं। इसकी बजाय ये ना कर लें, देखें सही है, 170 कितने परसेंट पे पड़ा हुआ है? 85 पे, तो मुझे कितना दे दो? समझ आई? तो ये फिगर किस तरह है? 85% टाइप है या 100% टाइप है? इससे मैं क्या निकाल लूं? 100। वर्किंग नंबर 4, ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नॉर्मल टैक्स रेजीम है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फाइनल टैक्स रेजीम है। मुझे अर्न्ड चाहिए या रिसीव्ड चाहिए? 159.37 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, 187.5। मेरा बना कितना? 187.5, और मिला कितना? If someone is uncomfortable, then what is the formula? X minus 15% of X is equal to 159 point. Then what is X? जी, जी बोले। न्यूमेरिकल का फेस, इनकम फ्रॉम सैलरी, आगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नॉर्मल 96, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फाइनल टैक्स रेजीम 6। टोटल करें 6875.5।
कोई ऐसी इनकम ढूंढे जिसके साथ कोई अजीब सा लफ्ज लिखा हो, डिविडेंड। इसके साथ क्या लिखा हुआ है? क्या इस पे फाइनल रेट है अलग से कोई, या टेबल 1 2 वाला फाइनल टैक्स रेट? लेस डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फाइनल टैक्स रेजिम। जी बोले। हाँ जी, डबल ये क्या हो गई? टैक्सेबल इनकम। ये क्या चीज है भाई हाथ में जो पकड़ी हुई है? कुछ नहीं करना इनका। अब क्या निकालें इस पर? टैक्स करें जी। इस फिगर का लें 75%, 6688 का लें 75%। अब इसे कंपेयर करें सैलरी से। कम दीवाने छोड़ें आप लोग इधर से देखें जरा। सैलरी ज्यादा है, तो सैलरी ज्यादा तो टेबल। अच्छा, टेबल 2 में मैं 6688 देखने जाऊं या 668800 देखने जाऊं? इसको जरा मैंने साइड पे लिख लिया ताकि उधर जेब में आगे कंफ्यूज ना हो। आप 6688 देखने आप लेंगे 6 लाख से कम है, टैक्स जीरो। 6688 6 लाख से कम नहीं है, 6688 सही है। अच्छा, इधर समझ आ रहा होता है, पेपर में पता नहीं मुझे क्या हो जाता है टेस्ट में। है यही मान पढ़ाई में ये चीजें सारी। प्रैक्टिस हो जाएगी ना, प्रैक्टिस होगी भी तो थोड़ा थोड़ा हमने चलना सीखा। ये वाला सिनेरियो है भाई। FR2 वालों को बता दो इंशाल्लाह थोड़ी देर में क्लास शुरू होगी। थोड़ी देर का लफ्ज बोल के आना थोड़ा, यानी कि वो पता भी ना चले उनको और हमारी बात भी कन्वे हो जाए। 7 लाख जमा 35% ऑफ 668800 माइनस 4.1 मिलियन जी। कितना? अच्छा, अभी कैलकुलेटर पे ना पूरा जवाब बताइएगा जो आ रहा है। 1605800। मुनासिब क्या है कि इसको इसी तरह लिख दें या कुछ करें? इसको रुपीज इन 1000 में कन्वर्ट कर दें। डिविडेंड तो अलग डिस्कशन है ना। इसे क्या कर दें? वो तो करना है, वो छोड़ो ना। इसमें माइनस क्या करना है छोड़े। अभी मैं कह रहा हूं इसको इस तरह लिख दूं या इसमें से कुछ माइनस कर दूं। माइनस तो करना अलग है, सॉरी। इसको इस तरह लिखूं या कुछ और तरह लिखूं, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। रुपीज इन 1000 में लिखूं, क्या लिखूं फिर आखिरी? इसको फिर 6 कर दूं। मेरे ख्याल से जो बहुत ताकतवर है ये 8 है या 8 है। ये अगर 4 होता तो मैं कहता 4 ही है। उसने तो इस पर कोई असर नहीं डालना था। ये तो इसकी जान ले लेगा, ये तो इसको 6 करके जाएगा। इसको राउंड अप पता नहीं राउंड डाउन क्या बोलते थे आप लोग। ये मैं पूछना चाह रहा था। अगली बहस तो बाद में है। अच्छा, रोनी की आवाजें आ रही होंगी कहां से? डिविडेंड से। भाई ये वाला दरवाजा भी जरा खोल के देखो, मर्द हजरात आए हुए। FR2 एंड पे बैठते हैं, अभी जरा क्लास खत्म होने दें। एड टैक्स ऑन डिविडेंड। टैक्स ऑन डिविडेंड कितना है? 187.5 इंटू 15%। 25% क्या हो गया? 28.125। छोड़े यार, अब नहीं टाइम हमारे पास, पेपर में भी कोई नहीं टाइम। 28 भी लिख देंगे तो चलेगा।
ओके, कैच आउट। अब क्या करें? ऐड कर दें। ग्रेट, दैट्स द नाइस आंसर ऑफ टुडे। सही कह रहा है ना, सही कह रहा है यार। 14 दिन। अच्छा जी, नेक्स्ट। नहीं, डिविडेंड वाले को दोबारा माइनस करें। डिविडेंड पे 15% क्यों लगाया है? क्योंकि अलग FR2 वाले FR2 निकाल लें, ये तो मत देखें, छोड़िए, हम हो गया इंशाल्लाह पास। आगे चलें, रिवाइज हो जाएगा वरना। लेस, आगे चलें, आगे 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 आगे। नहीं, ऑलरेडी डिडक्टेड को छोड़े, पहले FR2 वाले टाइम को करना क्या? आप डिविडेंड का टैक्स ऐड कर दिया, अब क्या करना है जल्दी बताएं। लेस कर देंगे डिविडेंड वाला टैक्स। लेस टैक्स ऑन डिविडेंड। डिविडेंड पे तो हुकूमत के खजाने में ऑलरेडी टैक्स जा चुका होता है, तो इसको लेस करें। आप जरा नीचे आते हैं। अब मुझे यहां से भी निकाल रहे हैं जी, निकले जरा, क्योंकि ये टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के खजाने में जा चुका है। तो यहां तक बज़ाहिर हमने कोई नई चीज नहीं की। चैप्टर 4 में एक पेज था जिसपे आपको ये मैंने डिविडेंड वाला टैक्स ऐड करा के लेस कराया था। नई किताब है। चैप्टर 4 में एक पेज था जहां पे मैंने आपको टैक्स ऐड करा के लेस कराया था। वो पेज था, अल्लाह आपके पिछले वाली लाइन वाले का भला करे, वो पेज था पेज 45 लिख लें। पेज 45 पे ये 28 को ऐड करा के लेस कराया हुआ है। अब अगर ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल आप नहीं करेंगे तो FR2 वालों से भी पूछ सकते हैं कि फिर बड़े बड़े न्यूमेरिकल आते हैं तो मसला होता है। इसलिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल साथ साथ किया करें। बोलें आप। एक और काम करना है ना, नया काम जो आज बताया था, ये सिर्फ ये एक चीज नई थी पेपर में कि कितना टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के खजाने में पहुंच चुका है। अच्छा, एक बात अभी देखिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह अभी दिखाऊंगा। ये FR2 वाले बच्चे जो है वो सीरियस हैं। आप लोग टैक्स वाले बच्चे हल्की फुल्की, बाकी टीचर्स की छुट्टी थी तो आप लोगों ने छुट्टी मारी, लेकिन ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये बड़े हो गए हैं, सीनियर हैं, ये ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे। अभी इंशाल्लाह हम दोनों दरवाजे खोलेंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा 100 बच्चा वहाँ से निकल इंशाल्लाह। नहीं, ये सीरियस है ना, ये बड़े हो गए हैं, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल। तो इनसे तो ज़्यादा अच्छी की उम्मीद की जा रही है कि ये तो छुट्टी जो मर्जी है कहेंगे, जब जो सर ने बुला लिया तो हमने तो आना है। अभी देखिएगा इंशाल्लाह आप देखेंगे, ये इनसे कुछ सीखना नहीं आपने, ये अपनी जगह, लेकिन देखिएगा अभी इंशाल्लाह दोनों दरवाजे खोल के ना, बाहर जम्मे गफीर खड़ा हुआ है। तो ये इतना टैक्स ऑलरेडी इसका हुकूमत के खजाने में पहुंच चुका है। लेस टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड। आपको पता है, मैंने एक क्लास में बताया था एम्प्लॉयर भी काटता है, पता है ना आपको? एम्प्लॉयर क्या काटता है? टैक्स काटता है। किस पर? एम्प्लॉय की सैलरी। तो ये भी गवर्नमेंट के खजाने में पहुंच चुका है। कितना? 2000। अल्लाह अकबर, मुझे लग रहा है आज जिंदगी में पहली दफा रिफंड आने लगा है। देखें, पॉजिटिव जवाब नहीं आ रहा। कैलकुलेटर पे बताएं क्या आ रहा है? माइनस कौन बोल रहा है? माइनस, हाँ, -396। क्या? -394। 6 डिसाइड कर लो, 4 है 6 से जो भी है। पेएबल टू शहबाज शरीफ या रिसीवेबल फ्रॉम शहबाज शरीफ? पेएबल टू गवर्नमेंट या रिफंडेबल फ्रॉम गवर्नमेंट? रिफंडेबल या डंडेबल? रिफंडेबल फ्रॉम गवर्नमेंट। थोड़ा सा ना भी एहतियात से प्लानिंग करेंगे क्योंकि बाहर बच्चा ज्यादा है। तो FR2 का बच्चा है, फिजिकल हाइब्रिड भर जानी आपकी सोच है। रिफंडेबल फ्रॉम 394। ऑब्वियसली बड़ा होता जाता है बंदा, जिम्मेदारी का एहसास बढ़ता रहता है। फिर जैसे क्या छूटने लगा था। ये सवाल पूछने का टाइम है? खैर है सर, हाउ डेयर ही। अच्छा, हाँ, तो एम्प्लॉयर जो सैलरी देगा सर, वो नेट, तो उसके ऊपर किस तरह करेंगे? उससे ग्राफ तो लेके जाएंगे सर? वो पूरी ही सवाल में दी होती है।
जो उन दोनों के दरमियान माहिदा हुआ होता है, वो नेट नहीं लिखी होती कभी। हाँ, वो दी ही ग्रॉस पे होती है, बताए ना बताए। ठीक है जी, अगला सवाल निकालते हैं। FR2 वाले बच्चे तो अब पता नहीं कितने हैं, देखो यार दोनों तरफ खड़े हुए बहुत हैं यार, बेइज्जती करा दी। कल के लिए क्या पसंद करेंगे? होमवर्क, चले मैं होमवर्क देख के को डाल दूंगा। अभी फिलहाल साथ वाले को ना ज़रा प्यार मोहब्बत से ले जाए लाइब्रेरी में, और इस 2 नमाजें ज़ोहर असर की पढ़वा के मगरिब तक इसको रवाना कर दीजिएगा घर, और इसको नॉन स्टॉप बिठा के आज पढ़ाएं। कर लें यार कोशिश, साथ वाले को ले जाएं, मना लें इसको, घर जा रहा है ये, लाइब्रेरी में बिठा दें इसको। हाँ बंद कर दो।